शबनम की बड़ी बहू मालदार घराने से थी। वो शबनम को खूब शॉपिंग करवाती और शबनम इसके कहने पर सारे काम छोटी बहू से करवाती और रात को दोनों इसे पाँव भी दबवाती। एक दिन बेटे ने देख लिया और अम्मा पर बहुत बरहम हुआ, तो शबनम ने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बड़ी बहू ने शबनम को नौकरानी बनाकर रख लिया और जब शबनम इसे निकालने की धमकी देने लगी तो इसने शौहर को साथ मिलाकर शबनम को ही उठाकर बाहर फेंक दिया और वो एक झोंपड़ी के बाहर बैठ गई। तभी इसके कदमों तले से जमीन निकल गई जब झोंपड़ी के अंदर से, अम्मा क्या कर रही हो तुम? चलो आओ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। सीज़न बदल रहा है, मेरे पास तो घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आओ मैं आज आपको भी अपनी तरफ से शॉपिंग करवाती हूँ। अपनी बड़ी बहू नाइमा की बात सुनकर शबनम अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। इसकी आंखों में हैरत भी थी। अभी 2 महीने पहले ही शबनम ने अपने दोनों बेटों की शादी की थी। दोनों बहुएं ही मतवासित तबके से ताल्लुक़ रखती थीं। बड़ी बहू नाइमा और छोटी साजिदा थी। नाइमा का भाई इसकी शादी से कुछ दिन पहले ही दुबई गया था और वहाँ पर सेटल हो गया था। वो अपनी दोनों शादीशुदा बहनों के लिए भी खर्चा भेजता। यूँ नाइमा के पास अपने भाई की कमाई के पैसे मौजूद रहते थे, जबकि छोटी बहू का एक ही भाई था जो इससे भी कई साल छोटा था। वो अभी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था, जबकि इसका बाप रेडी लगाता था। वो जब भी नाइमा को खुले दिल से शॉपिंग करते और अपनी सास पर पैसे उड़ाते हुए देखती तो वो दिल महसूस करके रह जाती थी। वो सोचती कि काश इसका भाई भी इस काबिल होता जिसकी वजह से वो भी ससुराल में सर उठाकर जी सकती, अपनी सास के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेती। सारी जिंदगी इसने अपनी माँ से यही सुना था कि अपनी खिदमत गुजारी और सलीके से ससुराल में कदम जमाने की कोशिश करना, शौहर की भी खिदमत करना और अपनी सास को किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने देना। मगर यहाँ पर तो उल्टी नैया बह रही थी। इसकी खिदमत गुजारी सास को नज़र नहीं आती थी, बल्कि इसकी आंखें तो बड़ी बहू के पैसों से चकाचौंध हो रही थीं। बड़े बेटे जमील की कमाई भी नवीद से ज़्यादा थी और वो भी सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ पर ही रखता था। खर्चे के नाम पर कुछ पैसे वो अपनी माँ को दे देता, कहता कि मेरे काम में बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही। छोटा भी तो काम करता है, इसका भी हक बनता है घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने का, जबकि इनका छोटा बेटा सारे पैसे माँ के हाथ पर रख देता। अब जब बीवी इसे खर्चे के नाम पर मांगती तो वो प्यार से इसे समझाता कि तुम्हें जो चाहिए हो तुम अम्मा को बता दिया करो, जानती हो कि मैं सारे पैसे अम्मा के हाथ पर ही रखता हूँ, मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने इतनी मेहनत से हमें पाला पोसा है और अब मैं कैसे इन्हें पैसों के लिए इनकार कर सकता हूँ। मेरी कमाई पर सबसे पहला हक बनता भी इन्हीं का ही है। ऐसे में साजिदा खामोश होकर रह जाती थी। वो चाहकर भी अपने शौहर को इस बात का एहसास नहीं दिला सकती थी कि जमील भाई भी तो तुम्हारे ही भाई हैं और इनका भी तो इस घर पर उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना कि तुम्हारा। मगर वो फितरतन कम गो और दबूसी लड़की थी और कुछ माँ की तरबियत का असर था कि वो ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालती थी जिसे सुनकर इसका शौहर खफा हो जाए। खामोशी से वो सब सह रही थी, जबकि नाइमा ने अपनी चालाकी से अपने शौहर को भी मुट्ठी में कर रखा था और सास को भी। घर के किसी काम को वो हाथ नहीं लगाती थी। सारे घर का काम साजिदा अकेले ही करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो दोनों सास बहू कभी किसी शॉपिंग के दौरे पर निकल जाती तो कभी किसी रिश्तेदार के घर। साजिदा को अपने साथ लेकर जाना तो दूर की बात, वो तो इसे इस काबिल नहीं समझती थी कि इसके साथ बात कर सकें। दोनों सास बहू में कमाल का एका था। फिर जब बात साजिदा के खिलाफ होती तो वो दोनों ही एक महाज पर डटकर खड़ी हो जाती थीं। साजिदा आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन पहले ही नाइमा ने अपने भाई से ज़्यादा पैसे मंगवाए थे। इसने अपने और अपनी सास के कमरे में एसी लगवाया था और टीवी तो सास के कमरे में पहले से ही मौजूद था। अब यूँ वो सारा दिन एसी ऑन करके टीवी में ड्रामे देखने में मसरूफ़ रहती थी। शबनम ने कहाँ ऐसे ऐशो आराम के बारे में सोचा था। एक बहू इसे ऐश करवा रही थी तो दूसरी बहू इसकी खिदमत कर रही थी, वरना दोनों बेटों की शादी से पहले तो वो गन चक्करी बनी रहती थी। पूरा दिन घर के कामकाज ही खत्म नहीं होते थे। वो अकेली जान थी, ऐसे में दोनों बेटे भी इसकी मदद करवाते रहते थे, मगर वो कुछ तबीयतन सुस्त थी। यूं पूरा दिन घर फैलाए सुस्ती से काम करती तो 2 घंटों का काम पूरे दिन पर मुहित होकर रह जाता। जब बेटों की शादी करने लगी तो आसपास की औरतों ने मशवरा दिया कि अभी ये काम मत करो, तुम समझदार औरत हो, इतनी बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रही हो। शबनम ये सुनकर चौंक गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम लोग?
तब वो कहने लगे कि अभी तुम्हारे अपने बेटों की कमाई खाने के दिन हैं, अभी से इनकी शादी कर दोगी तो इनकी बीवियां आकर हक जताएंगी, तुम्हें साइड पर कर देंगी, और अगर दोनों ही अपने शौहरों को लेकर अलग हो गई तो तुम तब क्या करोगी। शबनम ये सुनकर सोच में पड़ गई। फिर इसने बहुत छानबीन करके अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय किया था। नाइमा का रिश्ता करते हुए खटक रही थी, क्योंकि एक तो इसके घर के हालात काफ़ी बेहतर थे, दूसरा इसके भाई भी जवान थे, रोजगार के काबिल थे, जबकि छोटी बहू की वजह से वो बहुत मुतमईन थी, क्योंकि इसका बाप एक गरीब आदमी था। वो घर वालों का पेट बहुत मुश्किल से पाल रहा था। ऐसे में से यकीन था ऐसे घराने की लड़की दब कर रहेगी, और रही नाइमा तो इसे जमील खुद ही सीधा कर देगा। जमील एक खुदसर और अक्खड़ मिजाज मर्द था, जिसको काबू करना आसान काम नहीं था। तभी तो वो नाइमा की इसके साथ शादी करने पर तैयार हो गई थी, मगर हैरान रह गई जब इसने जमील को शादी के अगले ही दिन नाइमा के नाज नखरे उठाते देखा। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो नाइमा से उखड़े लहजे में बात करने लगी थी। नाइमा एक चालाक लड़की थी, वो भी अपनी सास के तेवर समझ गई थी, मगर शबनम ये नहीं जानती थी कि नाइमा इसे भी राम करने का पूरा मंसूबा बना चुकी है। और फिर शादी के अगले दिन नाइमा ने सास को अपने शीशे में उतार लिया था। अपने जहेज में से एक अच्छा काम वाला जोड़ा जो निस्बतन हल्के रंग का था, वो सास को देकर कहने लगी कि ये आप पहने, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। और गाए बगाए वो अपनी माँ से कहकर सास के लिए मुख्तलिफ तोहफे भी मंगवाती रहती थी। और जब इनके हवाले वो तोहफे करती तो ये देखकर शबनम का दिल भी पसीजने लगा। वो नाइमा को पसंद करने लगी, जबकि साजिदा को वो नौकरानी से ज़्यादा दर्जा देने पर तैयार नहीं थी। और अब जब से नाइमा को इसके भाई ने खर्चे की मद में रकम भेजनी शुरू की थी, इसके बाद तो शबनम इसी की गुण गाने लगी थी। आज भी वो दोनों एक नई आई हुई फिल्म देख रही थीं। साजिदा किचन में काम करते हुए हलकान हो रही थी। काम करने के दौरान इसे अचानक से चक्कर आ गए थे और वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ी थी। वो दोनों सास बहू इस बात से बेखबर थीं। जब खाने का वक्त हो गया तो इन दोनों को भूख सताने लगी। शबनम गुस्से से साजिदा को आवाज़ें देने लगी, मगर साजिदा होश में होती तो इसकी आवाज़ सुनती। शबनम को ये देखकर गुस्सा आ गया कि साजिदा के भी पर पुर्जे निकल आए हैं। जब भी वो अपनी सास की बात को सुनने की बजाय अपने कमरे में आराम कर रही है। जब वो दोनों किचन में आई तो इसे फर्श पर बेहोश हालत में पड़े हुए देखा। ये देखकर वो दोनों घबरा गई थीं, और फिर मजबूरन वो इसे लेकर डॉक्टर के पास आई। फिर जो बात डॉक्टर ने बताई, इसे सुनकर तो इन दोनों का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। नईमा का हसद और जलन के मारे बुरा हाल हो गया था। दोनों की एक साथ ही शादी हुई थी। साजिदा अब उम्मीद से थी। डॉक्टर कहने लगी कि वो कमज़ोर है, इसे अच्छी खुराक की, आराम की ज़रूरत है। और तब नईमा ने सोचा कि वो इसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देगी। वो किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। घर आकर नईमा झूठ मूठ की बीमार पड़ गई थी, और शबनम भी अपनी बड़ी बहू को कुछ भी नहीं कहती थी। भला इसे कुछ कहकर अपने पाँव पर कैसे कुल्हाड़ी मार सकती थी। ये खबर सुनकर नवीद भी बहुत खुश हुआ था कि इसके आंगन में फूल खिलने वाला है, मगर जब वो अपनी बीवी को गन चक्कर बने देखता तो इसे बहुत दुख होता। दबे दबे लफ्जों में अपनी माँ से कहता कि आप भाभी से भी काम करवा लें, भाभी को भी कहें कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हैं। और तब शबनम ने इसे वो बातें सुनाई कि वो कान लुपेट कर कमरे से बाहर निकल गया था, मगर इसके दिल में अपनी माँ के लिए बाल आ गया था। भला ये क्या बात हुई। बड़ी बहू के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और छोटी बहू को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, जबकि छोटी बहू दूसरे जी से है, और बड़ी बहू के यहाँ तो अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तभी तो वो साजिदा से जलती थी। वो इसके होने वाली औलाद को नुकसान पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। कई बार इसने साजिदा को धक्का देने की कोशिश की। साजिदा बाल बाल गिरते गिरते हुए बची। साजिदा को भी अंदाजा हो गया था कि नाइमा इसकी दुश्मन है। वो इससे ये वाहिद खुशी भी छीन लेना चाहती थी। तभी तो वो मोहतात हो गई थी, और दबे दबे लफ्जों में वो नवीद को भी अपनी सास और जिठानी के रवैये के बारे में बताने लगी थी। नवीद भी ये सब कुछ देख रहा था, मगर वो किसी मसलिहत के तहत खामोश था। वो सोच रहा था कि शायद खुद ही अम्मा को एहसास हो जाए। इसने जमील भाई से भी इस बारे में बात की, मगर वो भी अपनी माँ और बीवी के हमनवा थे। वो भी इसे कहने लगे कि वो जोरू का गुलाम बनकर रह गया है, बीवी की जबान से सुनता है, इसकी आंखों से देखता है। जवाबन वो इसे ये नहीं कह सका कि तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम तो अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। मगर वो सिर्फ ये सोचकर रह गया था। कहने का मतलब था कि अपने लिए मुसीबत को दावत देना।
यहाँ तक बात रहती तो ठीक था। इस हालत में होने के बावजूद भी शबनम और नाइमा रात को इससे अपने पाँव भी दबवाती थीं। शबनम इसे कहती थी कि जब तक तुम मेरे पाँव और टांगे ना दबा लो मुझे नींद नहीं आती। पूरी रात अजीब सी बेचैनी रहती है। और फिर नाइमा भी अपने पाँव इसके आगे कर देती, कहती कि मुझे भी पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर मेरे पैर भी दबा दो। और साजिदा खामोशी से इन दोनों के हुक्म पर अमल किए जाती थी। उस दिन नवीद काफ़ी देर से साजिदा का अपने कमरे में इंतज़ार कर रहा था, मगर साजिदा आने का नाम नहीं ले रही थी। नवीद की जॉब में तरक्की हो गई थी। वो ये खुशखबरी साजिदा को सुनाना चाहता था। जितना वो इस बात से करने के लिए बेताब हो रहा था, उतना ही वो लेट हो रही थी। वो सोचकर दुखी हो गया कि आधी रात होने को आ गई है और अभी तक साजिदा के काम ख़त्म नहीं हो रहे। जब वो किचन में आया तो खाली किचन भाएं भाएं कर रहा था। साजिदा वहाँ पर नहीं थी। अम्मी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब जब वो शबनम के कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर इसका खून खौल उठा। नाइमा सास के बेड पर लेटी हुई थी और साजिदा इसके पांव दबा रही थी। ये देखकर नवीद का दिमाग गुस्से से घूम गया था। फिर इसने नाइमा को खूब खड़ी खड़ी सुनाई, मगर इसकी ये बात जमील और शबनम दोनों को ही बुरी लगी थी। शबनम कहने लगी कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। अगर तुम्हें अपनी बीवी का काम करना इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। नवीद ने फैसला कर लिया था कि वो किसी सूरत भी अब साजिदा को इस घर में नहीं रहने देगा। इसने अपने भाई और माँ का बहुत लिहाज कर लिया था, मगर वो लोग न जाने क्यों इसके दुश्मन बन गए थे। जब नवीद यहाँ से चला गया शबनम के दिल को कुछ हुआ था। वो इसका बेटा था। वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर खुश थी कि इसके पास नाइमा मौजूद थी। वो इसे वैसे ही ऐश करवाती रहेगी जैसा कि पहले करवा रही थी। मगर अब जब नाइमा को पता चला कि घर की जिम्मेदारी इस पर पड़ी है तो अब वो गुस्से से झुंझलाने लगी थी। इसने घर में मुलाजमा भी रख ली थी जिसकी तनख्वाह वो जमील से वसूल करती थी, मगर अपनी सास को कहा था कि ये पैसे इसका भाई भेजता है। और यूं शबनम इसे मजीद मरूब हो गई थी। खाना बनाने का काम नाइमा को खुद ही करना पड़ता था क्योंकि मुलाजमा सिर्फ बर्तन धोने, झाड़ू देने और कपड़े धोने का काम ही करती थी। और नाइमा इस काम से भी जान छुड़ाती थी। और यूं भी वो इतना बदमज़ा खाना बनाती थी जो शबनम के लिए हलक से नीचे करना मुश्किल हो जाता था। यूं खाना बनाने का काम शबनम ने फिर से अपने ज़िम्मे ले लिया था। कभी कभार नाइमा रोटी बना लेती और कभी वो भी शबनम के ज़िम्मे डाल देती थी। कितना वक्त गुजर गया था, नवीद इसके बाद घर में नहीं आया था और शबनम भी इसे याद नहीं करती थी। इसे लगता था कि नवीद ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, बीवी की बातों में आकर माँ को छोड़ दिया। ऐसे में शबनम भूल गई थी कि वो इसकी बीवी के साथ कितनी ज्यादती करती रही थी। अब नाइमा का रवैया बदलने लगा था। इसने मुलाजमा भी हटा दी थी। एक एक करके सारे काम अब शबनम को फिर से करने पड़ते थे। शबनम भी अब बुरी तरह से झुंझलाने लगी थी क्योंकि नाइमा ना तो इस पर पहले की तरह पैसे खर्च करती थी और ना ही इसे ढेरों ढेर तोहफे लाकर देती थी, बल्कि हर वक्त वो अपने माथे पर तेवरियां चढ़ाए रखती और शबनम से यूं बात करती जैसे कि शबनम इस घर की मुलाजमा हो। जमील का रवैया भी बदलने लगा था। वो दो घड़ी भी माँ के पास आकर नहीं बैठता था और नाइमा भी बात बात पर इसके साथ बदतमीजी करती थी। शबनम जिसने सारी जिंदगी अपनी सास नंदों की नहीं सुनी थी, इनके साथ बनाकर नहीं रखी थी, सारी जिंदगी अकेले इसने राजधानी में गुजारे थे, अब वो नईमा का ये रवैया कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और जमील का रवैया भी इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वो भी माँ से बेजारी और कोफ से बात करता था। एक दिन शबनम फट पड़ी। इसने नाइमा को खूब सुनाई, कहने लगी कि जब से तुम्हें मैं इस घर में लेकर आई हूँ जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। तुम्हें ना खाना ढंग से बनाना आता है, ना कोई और काम करना आता है। सारा दिन तुम बिस्तर तोड़ती रहती हो और मैं इस उम्र में बूढ़ी हड्डियां घिसाती हूँ, तुम्हारे आगे खाना रखती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सास से काम करवाते हुए। नाइमा ने तब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जमील से कहने लगी कि ये आपकी गैर मौजूदगी में भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करती हैं। मैं सारे घर के काम काज भी करती हूँ, मगर इसके बावजूद भी ये मुझे बदसलीके की बे औलादी के ताने देती हैं। औलाद देना तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर तुम्हारी माँ इसका कसूरवार भी मुझे ही समझती हैं। इसकी मैं इतनी खिदमत करती हूँ, मगर इसके बावजूद भी तुम्हारी माँ खुश नहीं होती। जमील जो नाइमा से बहुत मोहब्बत करता था, वो इसके आंसुओं के आगे हार गया। कहने लगा कि अम्मा, इस घर में अगर रहना है तो अपनी ज़बान को काबू में रखना सीखें। मेरी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे अपने जुमलों से आपको तकलीफ देने की इजाज़त मैं दे सकता हूँ।
نائمہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نائمہ کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا اور شبنم کو آج صحیح معنوں میں اپنے خسارے کا احساس ہوا تھا۔ اسے آج نوید کی اور ساجدہ کی یاد آ رہی تھی۔ ساجدہ اس کی ساری کڑوی کسیلی باتوں کو، اس کی زیادتیوں کو برداشت کر رہی تھی اور نوید بھی کسی بات میں نہیں بولتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ان دونوں کے ساتھ زیادتی کی۔ نائمہ کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ اتنا غلط کیا اور اب نائمہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگی تھی جیسا وہ دونوں مل کر ساجدہ کے ساتھ کرتی تھیں۔ اس دن وہ کمرے میں سو رہی تھی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ شبنم حیران پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے جمیل اور نائمہ دونوں کھڑے تھے۔ دونوں عجیب سی نظروں سے شبنم کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ آدھی رات کو تم دونوں اس قدر پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اگلے دن شبنم کے مائکے میں کسی کی شادی تھی اور وہ وہاں پر جانے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے شاپنگ کر رہی تھی۔ نیا زیور بھی بنا کر اس نے رکھا تھا۔ شبنم کہنے لگی کہ وہ زیور مجھے اپنے کمرے میں نہیں مل رہا، میں آپ کے کمرے کی تلاشی لینے آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر شبنم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تلاشی لینے کے لیے میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ تم نے جہاں پر رکھا ہوگا وہیں پر ہوگا۔ میرے کمرے میں تمہارا زیور کہاں سے آیا؟ میں تو تمہارے کمرے میں جاتی بھی نہیں ہوں۔ مگر شبنم کچھ کہے بغیر اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی اور پھر الماری سے اس نے وہ مخملی ڈبیاں نکالی اور نکال کر باہر رکھی اور جمیل کو جتاتی ہوئی نظروں سے دکھانے لگی۔ تب شبنم کو احساس ہوا کہ نائمہ کتنی زہریلی عورت ہے۔ اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا کہ اس نے نائمہ کے زیورات چوری کیے ہیں اور جمیل کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے صبح ہوتے ہی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ آپ یہاں سے چلی جاؤ ماں، اب اس گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیٹے کی چوری کریں گی اور میں اس بات کے لیے کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ شبنم روتی رہی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر اس نے اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنی اور شبنم روتے روتے وہاں سے بہت دور نکل آئی تھی۔ وہ آبادی سے دور ہٹ کر ایک جھونپڑی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے یہ جھونپڑی اس خالی جگہ پر کس نے لگائی تھی، یہاں پر کون رہ رہا تھا، اور پھر تبھی اس جھونپڑی سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ شبنم اس کی آواز سن کر بے قرار ہو گئی اور جب جھونپڑی کے اندر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہاں پر ساجدہ کھڑی تھی، اس کی شبنم کی طرف کمر تھی۔ وہ ایک بیگ میں سارے کپڑے ڈال رہی تھی۔ پھر جب واپس پلٹی تو اس کی نظر شبنم پر پڑی۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ شبنم کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں ساجدہ سے کبھی ملاقات بھی کر سکتی ہے۔ اور تبھی نوید بھی گھر آ گیا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا، پھر وہ اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ شبنم بھی کتنی دیر تک روتی رہی، آج اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تب ساجدہ بھی اس کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی تھی، اور پھر شبنم نے ساری بات نوید کو بتا دی تو یہ سن کر وہ بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ اماں تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو، تمہیں میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج نہیں تو کل جمیل بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کتنا غلط کیا۔ شبنم حیران تھی کہ کیا نوید اس جھونپڑی میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہ رہا ہے۔ نوید کہنے لگا کہ میں کتنے ٹائم سے اس جھونپڑی میں رہ رہا ہوں، مگر اب میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے جو 2 کمروں کا ہے، مگر وہ ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوگا۔ شبنم اس کے ساتھ گھر میں آ گئی تھی۔ ساجدہ اس کی ویسے ہی خدمت کرتی تھی جیسے کہ شروع کے دن میں کرتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی شبنم کو یہ نہیں جتایا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہے۔ شبنم اس کی خدمت گزاری سے شرمندہ ہوتی رہی۔ کئی سال گزر گئے تھے اور تبھی ایک دن جمیل روتا دھوتا شبنم کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی، کہنے لگا کہ میں بہت گناہ گار ہوں جس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا، مگر ماں میں خود بھی خالی ہاتھ رہ گیا، میں لٹ گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ شبنم لاکھ اپنے بیٹے سے ناراض سہی، مگر جب اس کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی تڑپ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ نائمہ نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، تمہارے گھر سے نکلنے کے کچھ دن بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ زیورات اس نے خود تمہارے کمرے میں رکھے تھے، اور یہ بات وہ اپنی ماں کو فون پر بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے پہلے ساجدہ اور پھر تمہارا پتہ صاف کیا۔ تب مجھے اس عورت سے نفرت ہو گئی تھی، میرا اس کے ساتھ رویہ بدل گیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر میں تمہیں تلاش نہیں کر سکا۔ اس عورت نے مجھ پر خلا کا کیس دائر کر دیا تھا کیونکہ اب اس کی کسی اور آدمی پر نظر پڑ گئی تھی جو کہ بہت پیسے والا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ میں نے بھی اسے طلاق دے دی اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔
اماں مجھے معاف کر دو، میرا اپنا گھر بھی اجڑ گیا اور یہ سب مجھے تمہارے ساتھ جو میں نے کیا ہے اس کی سزا ملی ہے۔ شبنم یہ سوچتی رہ گئی کہ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج ہم جو بوتے ہیں کل کو وہی کاٹتے ہیں۔ میں نے جو کچھ ساجدہ کے ساتھ کیا وہ سب میرے ساتھ بھی ہوا، اور رہی شبنم، جو اس نے میرے اور میرے بیٹوں کے ساتھ کیا کل کو وہ بھی بھگت لے گی، کل کو وہ بھی اپنی اگائی ہوئی فصل کو کاٹے گی، کیونکہ یہی دنیا کا دستور ہے۔